किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, यदि हो बुलंद हौसला तो मंजिल मिल ही जाती है। सर उठाकर यदि बार बार आसमान को देखोगे तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, पूरे ईमानदारी और उत्साह के साथ मैं आप सभी के बीच प्रश्नों का कंटेंट लेकर खड़ा हो चुका हूं और ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस पूरे क्लास को देखिएगा और महसूस करिएगा और लास्ट में आप कमेंट करिएगा और बताइए कि ये क्लास कैसा है ना। दोस्तों, ये क्लास है यूपीपीसीएल का जो 2019 24 जनवरी में जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसी पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं और आज दोस्तों हम सेंचुरी क्रॉस करने वाले हैं, यानी कि सेंचुरी टच करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इजाजत दीजिए, इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा, हमने एक बहुत सुंदर और एक बहुत प्यारा सा सेशन लिया है कि आरआरबी एएलपी 2023 क्या है, इसका सिलेबस पैटर्न क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न, सीबीटी फर्स्ट एग्जाम क्या है, सीबीटी सेकंड एग्जाम क्या है, एएलपी का साइको एग्जाम्स यानी कि सीबीएटी एग्जाम कैसे होता है, उन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा किया गया है। आप इस सेशन को देखिएगा, मुझे पूरा आप पर भरोसा है, ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा, है ना। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, हमने एक ट्रेड यानी कि डीआरडीओ का जो स्किल टेस्ट है ना दोस्तों, स्किल टेस्ट से रिगार्डिंग बच्चों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में दोस्तों बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, उन्हीं का हमने इस सेशन के अंदर दिया है। इस सेशन को आप देखना, ये सेशन वाकई में आपके दिल को छू जाएगा, इतना इसमें दोस्तों इंफॉर्मेशन वाली ये सेशन है। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला दोस्तों शुभ क्वेश्चन बनता है वो है दोस्तों, शुभ दिन की शुरुआत करते हैं एक शुभ क्वेश्चन के साथ। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है 81 नंबर का क्वेश्चन। ये दोस्तों 24 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट का जो यूपीपीसीएल में एग्जाम हुआ है, उसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का दोस्तों आज हम निचोड़ निकालने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि सबसे सस्ता और आसान जो वायरिंग होती है निम्नलिखित में से ये कौन सी वायरिंग है, ये आपको बताना है। दोस्तों, इसका जो आंसर है ना, ये क्लीट वायरिंग इसका करेक्ट आंसर होगा कि क्लीट वायरिंग है। ये जितने भी वायरिंग है दोस्तों, ये सब 250 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। किस पर? 250 वोल्ट एसी पर ऑपरेट होती है। ये भी 250 वोल्ट एसी पर ऑपरेट होती है। और ये सब के सब दोस्तों, ये कौन सी है वायरिंग? ये टेम्परेरी वायरिंग है। कौन सी दोस्तों? ये सब की सब टेम्परेरी वायरिंग है। तो ये अस्थाई वायरिंग है, 250 वोल्ट एसी सप्लाई पर चलने वाली वायरिंग है। जब आप दोस्तों वायरिंग करते हैं ना, तो कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला कंडीशन नोट करना माय डियर, सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि इसका लागत मूल्य पर ध्यान दिया जाता है। किस पर? लागत मूल्य पर। और दूसरा दोस्तों कि इसका लाइफ टाइम कितना होता है ना, इसका जीवन काल, ये भी दोस्तों डिपेंड करता है वायरिंग पर। तीसरा दोस्तों, इसकी दिखावट है ना, यानी कि दिखावट पे दोस्तों पूरी दुनिया ही टिकी है ना, सुंदरता पे। और चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए दोस्तों, ये वाटर प्रूफ है ना, वाटर प्रूफ कितना है, वाटर प्रूफ कितना है, इस बात पर भी दोस्तों आपको गौर करना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट फायर प्रूफ। कौन सा? फायर प्रूफ। ये यानी कि अग्निरोधी है या फिर नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रख करके वायरिंग किया जाता है। पांचवा है दोस्तों कि कारीगरी है ना, इस प्रकार का वायरिंग दोस्तों, किस प्रकार का वायरिंग करने के लिए किस प्रकार के कारीगर की आवश्यकता पड़ती है। और इसके बाद दोस्तों इसका वोल्टेज रेटिंग, किस वोल्टेज तक आप इस वायरिंग को यूज कर सकते हैं। फिर सातवां पॉइंट है, सातवां पॉइंट क्या होना चाहिए, स्थान, किस स्थान पर वायरिंग करना है, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों वायरिंग को दोस्तों हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि किस स्थान पर किस प्रकार की वायरिंग को करना है। यानी कि मेला, उत्सव, शादियों में करना है तो हम दोस्तों वहां पर हम कंसील्ड वायरिंग नहीं करेंगे, तो स्थान को भी सिलेक्ट करना पड़ता है ना। तो ये हो गया कारीगरी, वोल्टेज रेटिंग, स्थान। और है एक दोस्तों तारों को बदलना है ना, ये भी बड़ा मैटर करता है दोस्तों। तारों को क्या करना होता है, बदलना, किस वायरिंग में कितना आसान है, ये सब बातें आपको दोस्तों गौर करना है ना। फायर प्रूफ है कि नहीं, वाटर प्रूफ है कि नहीं, दिखावट कैसा है, लाइफ टाइम कैसा है, लागत मूल्य, तारों को बदलना, कारीगरी, वोल्टेज रेटिंग और स्थान। जैसे कि मैंने यहां पर बता दिया कि 250 वोल्ट एसी पर ये काम करते हैं। तो दोस्तों इसका टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ई नोट्स मिलेगा, जो आपकी तैयारी में दोस्तों और एक अलग प्रकार से धार लाएगा, है ना। यानी कि आपकी तैयारी के लिए वो जो पीडीएफ है ना, वो काम आएगा।
क्वेश्चन नंबर है अगला, देखिएगा क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 82 नंबर का। किसी पावर सर्किट के लिए, सुनना, किसी पावर सर्किट के लिए कम से कम किस मान वाली कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है ना। आंसर कितना होना चाहिए, 1.5 होना चाहिए और यही आंसर करेक्ट भी होगा। लेकिन अगर दोस्तों एग्जामिनर अब की बार इस क्वेश्चन को दोस्तों उल्टा खड़ा कर दे, वो बोल दे कि कॉपर तार जो है ना और जो एल्यूमिनियम की तार है, कॉपर और एल्यूमिनियम, इसमें देखिए कितना होता है 1/18 mm है ना, 1/18 mm और एल्यूमिनियम में 1/1.14 mm। इस प्रकार का अगर ऑप्शन दे देना माय डियर तो भी आप करेक्ट आंसर आप कर सकते हैं। कॉपर के लिए 1/18 mm, एल्यूमिनियम के लिए 1/1.14 mm है ना। और जब इस प्रकार से दे मान तब दोस्तों आप और आसानी से कर सकते हैं। तो यह है एल्यूमिनियम का और यह है कॉपर के लिए है ना। अलग अलग के लिए दोस्तों अलग अलग कॉपर और वायर जो है ना, अलग अलग वायर का अलग अलग रेटिंग होता है करंट को फ्लो कराने की। सरफेस पर वाहक नली वायरिंग में दो सैडल के बीच की जो दूरी है ना, ये कितना होना चाहिए, बड़ा पुराना क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होना चाहिए ना 60 सेंटीमीटर। ये कितना है, ये किसके बारे में बता रहा है, ये दोस्तों मिनिमम रेंज के बारे में बता रही है। किसके बारे में, मिनिमम। मैक्सिमम के बारे में जब पूछे ना तो लिखना मैक्सिमम होना चाहिए 90 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए, 90 सेंटीमीटर। जितना पास पास में आप सैडल लगाए ना उतना मजबूती से आपका दोस्तों वायरिंग होगा है ना। लेकिन ध्यान में आपको रखना है कि फिर खर्चा बढ़ जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि लागत मूल्य को भी ध्यान में रखना है। वायरिंग को मजबूत बनाना है, साथ में उसके लागत मूल्य को भी ध्यान में रखना है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। इसको मैं चित्र के साथ आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन का बोल क्या है दोस्तों, किस प्रणाली की वायरिंग में जो कॉइलें होती हैं ये एक दूसरे के साथ साथ परस्पर लपेटी जाती हैं, ये कहलाती है दोस्तों चैन वायरिंग। अभी आपके सामने दोस्तों चैन वायरिंग बना करके दिखाता हूं ना, है ना। ये दोस्तों स्लॉट है, देखना ये क्या है, ये स्लॉट है। एक स्लॉट हो गया, दो स्लॉट। पूरे शिद्दत से देखना इस क्लास को, ये क्लास सिर्फ आपके लिए है और बहुत कुछ सिखा के ये जाएगी, है ना। इसको थोड़ा सही से बना देता हूं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक और बना लेते हैं स्लॉट। ये क्या है, एसी मोटर की स्लॉट है ना। तो इसमें देखिए किस प्रकार से वाइंडिंग को लपेटा जाता है ना, वो मैं आपको दिखाने की अपनी भूमिका निभा रहा हूं दोस्तों। आप देखना इस प्रकार से इसकी वायरिंग लपेटी जाती है ना। ओवरलैप ये कैसे करते हैं एक्चुअल में ना, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कैसे कर देते हैं। तो देखिएगा ये एक कॉइल इधर से कंप्लीट हो गई है ना, एक कॉइल यहां से कंप्लीट हो गई, एक और बनाता हूं मैं यहां से। ये दूसरी कॉइल हमने डाल दिया है ना, ये दूसरी कॉइल डाल दिया, यहां से इसका एंड पॉइंट निकल गया। तो ये देखिए ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया चैन वाइंडिंग है ना। इसको यहां से भी एक निकालते हैं दोस्तों, इस प्रकार से मैं निकाल के आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा हूं। यूं निकलता है वाइंडिंग इस प्रकार से। अब आप यहां से देखेंगे ना यार, अलग पेन से बनाया होता तो आपको ध्यान से दिख जाता। अब आप यहां से देखिए ना, ये एक दूसरे पर लैप कर रहा है, यहां पर भी लैप कर रहा है, यहां पर भी लैप करने का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना है ना, वही कहलाता है लैपिंग करना। और आपने देख लिया किस प्रकार से लैप। आप पीडीएफ देखना तो पीडीएफ में आपको साफ सुथरा दिखेगा। क्वेश्चन है अगला कि इस क्वेश्चन में नई चीज आप तक पहुंचाने वाला हूं, सुनना। जो आपका पिच वाइंडिंग है ना दोस्तों, पिच वाइंडिंग किसको कहते हैं, जब आपका पोल पिच ना और वाइंडिंग पिच दोनों इक्वल हो जाए, एक समान हो जाए, उसी को कहा जाता है फुल पिच वाइंडिंग। और फुल पिच वाइंडिंग ओनली फॉर डीसी मशीन में किया जाता है। और इससे क्या लाभ हमें मिलता है, ये दोस्तों आपको बेनिफिट के बारे में आज सीखने को मिलेगा। सबसे पहला लाभ क्या होता है दोस्तों, कि इससे जो ईएमएफ उत्पन्न होता है ना, वो ईएमएफ अधिक होता है। किससे तुलना किया जाता है तो अधिक होता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग से। किससे, शॉर्ट पिच वाइंडिंग से। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग माय डियर किस में किया जाता है, ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग जो है ना, ये किया जाता है एसी मोटर में। और लॉन्ग पिच फुल पिच वाइंडिंग किया जाता है डीसी मोटर
मोटर में, तो इसमें लाभ एक ही है कि ईएमएफ इसमें अधिक उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें दोस्तों कई सारे नुकसान भी है, यानी कि हानियां भी हैं। उन हानि को लिखिए कि दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि जो हार्मोनिक्स है उस हार्मोनिक्स को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, समाप्त नहीं कर सकते हैं, हार्मोनिक्स को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है ना। और दूसरा क्या दोस्तों, जो आपका फोकोल्टो लॉस होता है ना, ध्यान से सुनना, जो आपका फोकोल्टो प्लस हिस्टेरेसिस लॉस होती है ना, ये भी दोस्तों रिड्यूस नहीं हो पाती है, हिस्टेरेसिस लॉस भी कम नहीं हो पाती है। ये क्या है, ये इसका नुकसान है ना। और लाभ भी एक है, हर जगह नुकसान होता है, अगर कहीं नुकसान है तो फायदा भी है, और फायदा है तो नुकसान भी है, दोनों चीजें आप तक पहुंच गया। लैग पिच वाइंडिंग किस मशीन में लपेटी जाती है भैया, तो ये लपेटी जाती है डीसी वाइंडिंग में। किसमें, ये डीसी मोटर में लैग पिच वाइंडिंग, जिसको आप बैक पिच वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87 तक आप पहुंच चुके हैं, बिल्कुल सेंचुरी टच करने वाले हैं, है ना। आप पूरा देखना इस क्लास को, सेंचुरी तक में मैं आपके नोटबुक तक ना इतना दोस्तों जानकारी पहुंचा दूंगा ना, जो कल तक आपको मालूम नहीं था, लेकिन आज हो जाएगा। संकेंद्री कॉइल किस मोटर में लपेटी जाती है, अरे यार ये तो हो गया है ना। संकेंद्री कॉइल किस मोटर में लपेटी जाती है, नहीं, एक मिनट, लैग पिच वाइंडिंग डीसी मोटर में, हाँ नहीं, ये संकेंद्री कॉइल जो है ना, ये सिंगल फेज मोटर की वाइंडिंग है। कौन सी मोटर है, ये सिंगल फेज, जो 230 से 250 वोल्ट एसी सप्लाई पर चलती है ना, उसी में इसको हम लपेट देते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, देखना कि जो डीसी मोटर है दोस्तों, इसमें जो तरंग वाइंडिंग है, इसमें करंट प्रवाह होने के कितने रास्ते हैं, आपको पता होगा, इसका आंसर आपको पता होगा, और मुझे भी पता है कि 2 इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं ना वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, सुनना। जो डीसी मोटर में वेव वाइंडिंग लपेटी जा रही है दोस्तों, इसको सीरीज वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सी वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग। ये कोई नई बात नहीं हुई आपके लिए, है ना, लेकिन नई बात अब होने वाली है कि जिस मोटर में दोस्तों, जिस मोटर की रेटिंग जो 50 किलोवाट पावर रेटिंग वाले डीसी मोटर होती है ना माय डियर, उसी में इस वाइंडिंग को किया जाता है ना। और इसमें देखिएगा रास्ते तो 2 होते हैं, लेकिन ये सिंप्लेक्स के लिए होता है। देखिए डुप्लेक्स के लिए ना अलग होता है। डुप्लेक्स के लिए कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से ट्रिप्लेक्स के लिए कितना हो जाएगा, तो ट्रिप्लेक्स के लिए 2 × 3 हो जाएगा, यानी कि 6, है ना। तो उसका दोगुने रूप से ये क्या करता है, भागता है। अब इसको करने से हमें बेनिफिट क्या होता है कि देखिए, इसमें करंट को फ्लो होने के 2 ही रास्ते होंगे, है ना। करंट या तो इस रास्ते से फ्लो होगा या इस रास्ते से। तो करंट को फ्लो होने के कितने रास्ते हैं दोस्तों, तो इसमें 2 रास्ते हैं, ये पहला, ये दूसरा। तो इसमें कार्बन ब्रुश कितने होंगे, तो कार्बन ब्रुश दोस्तों इसमें कितना होगा, कार्बन ब्रुश की संख्या केवल 2 ही होगी। 2 कार्बन ब्रुश से क्या होगा, हम काम चला लेंगे। अगर होता, मान लीजिए दोस्तों उसमें 6 पोल है, तो 6 आपको कार्बन ब्रुश लगाना पड़ता है ना। एक कार्बन ब्रुश मान लीजिए 100 रुपया का मिलता है, तो फिर 600 रुपया हो जाता ना लैप वाइंडिंग करते। तो अब वेव वाइंडिंग में देखिए, वेव वाइंडिंग में क्या हो रहा है कि 2 ही कार्बन ब्रुश से काम चल रहा है, तो 400 रुपया आपको वहां बच गया आपका। और इसके बाद और क्या प्रॉफिट होता है कि बेस्ट कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए आपको एक इक्विलाइजर रिंग लगाना पड़ता है, इक्विलाइजर रिंग लगाना पड़ता है। तो इसमें देखिए, इसमें इक्विलाइजर रिंग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जिस मोटर में वेव वाइंडिंग किया हुआ होता है। मान लीजिए 500 रुपए का इक्विलाइजर रिंग मिलता है, तो 500 रुपए खर्चा ये बच गया, 400 रुपए कार्बन ब्रुश से बच गया, 9 रुपए यानी कि 900 रुपए, यानी कि कुल मिलाकर के 1000 रुपया का खर्चा तो खड़े खड़े बचा दिया मैंने आपका, है ना। तो कार्बन ब्रुश इसमें 2 से ही काम चल जाता है, इक्विलाइजर रिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो आपका अगर यहां पर दोस्तों लैप वाइंडिंग जो होता है ना, लैप वाइंडिंग सुनना, लैप वाइंडिंग के लिए ना, लैप वाइंडिंग जिस मोटर की रेटिंग 500 किलोवाट होती है ना, उसी में दोस्तों लैप वाइंडिंग को लपेटी जाती है और हाई करंट लो वोल्टेज पर वो काम करती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कंप्लीट है, ओके रिपोर्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने खड़ी है, इस क्वेश्चन को सुनना आप ध्यान से। फोकोल्टो लॉस के कारण मोटर में कौन सा नुकसान उत्पन्न होती है ना। वो नुकसान क्या है, अतिरिक्त हीट उत्पन्न होने लगती है। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे का लॉजिक सुनिए, कहानी सुनिए।
मान लीजिए दोस्तों ये एक कोई ड्रम है, मान लीजिए ये कोई ड्रम है, ठोस आकार का ड्रम है। इस पे अगर हम करंट प्रवाहित कराते हैं दोस्तों, इस पे जब करंट प्रवाहित होती है तो वो करंट पता है क्या करती है, ये करंट दोस्तों इसमें जब करंट प्रवाहित करती है ना, जो सिलिकॉन का स्टील का बना हुआ जो आर्मेचर होता है, डीसी मोटर का हो या फिर एसी मोटर का हो, उसमें जब करंट फ्लो होता है ना, तो वो करंट दोस्तों सीधे डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो पाता है, वो सर्कुलेटिंग यानी इस डायरेक्शन वो फ्लो होता है, सर्कुलेट करने लगता है। और ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, ये हमारे किसी काम नहीं आता है ना, ये क्या करता है कि फालतू का हीट उत्पन्न करता है। तो उस हीट को दोस्तों हमें कम करना है, नहीं मोटर की एफिशिएंसी को ये डाउन कर देगी। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं हम दोस्तों, हम कोर चैम्फरिंग कर देते हैं, यानी कि कोर को दोस्तों हम टुकड़ों में बांट देते हैं, उसी को कहा जाता है पोल चैम्फरिंग करना। तो ऐसे में क्या होता है, जब टुकड़ों में बांट देंगे ना, देखिए दो टुकड़ा के बीच में क्या हो गया, एयर गैप आ गया, जो हीट है ना इसी एयर गैप के माध्यम से क्या हो जाएगी, ये बाहर निकल जाएगी, है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि अतिरिक्त हीट कहां से उत्पन्न होता है। और फुकल्टो लॉस को हम दोस्तों एडी करंट लॉस के नाम से जानते हैं, ये भी आपने सुन लिया। देखिए दोस्तों इस क्लास के ना मध्यांतर पर, इंटरवल पर हम पहुंच चुके हैं। 230 वोल्ट से ऑपरेट किए जाने वाले मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग को लपेटने का परीक्षण जो है ना वो दिया जाता है, तो वह दोस्तों कंसेंट्रिक वाइंडिंग, कौन सी, ये कंसेंट्रिक वाइंडिंग है जो 230 वोल्ट पर एसी सप्लाई पर ऑपरेट होती है। अगला क्वेश्चन, टोरॉइड किस प्रकार का है, टोरॉइड किसका प्रकार है दोस्तों, ये कॉइल का प्रकार है ना। देखना आज आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगा। जो आपके सिलेबस है ना दोस्तों, जो हमारी सिलेबस है ना, वो सिलेबस कुछ कहती और है लेकिन हकीकत कुछ और होता है। उस हकीकत से मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा कि देखिए आपकी सिलेबस भी यही कहती है कि टोरॉइड कॉइल है ना। और जो बोर्ड होते हैं ना दोस्तों, जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वो भी इसी को सही आंसर मानते हैं। लेकिन देखना जो टोरॉइड है ना दोस्तों, ये टोरॉइड क्या चीज होती है, किस चिड़िया का नाम है टोरॉइड, ये लोहे का बना होता है, किसका, लोहे का, या फिर दोस्तों ये फेराइट्स पदार्थ का बनाया जाता है, किसका, लोहा या फेराइट्स पदार्थ का ये तैयार किया जाता है। ये ना एक खोखला आकार का दोस्तों एक चीज होता है, एक पार्ट होता है, उसी में हम क्या करते हैं, वायर को लपेटते हैं, और लपेटने के बाद जब ये तैयार हो जाता है ना, तब उसको कॉइल कहा जाता है। लेकिन टोरॉइड पहले से ही इसका नाम क्या दे दिया गया है, कॉइल दे दिया गया है। तो इस हकीकत से आज आप रूबरू हो चुके हैं। हकीकत से रूबरू कराना ही दोस्तों मेरा उद्देश्य होता है। देखना इसका उपयोग कहां कहां पर करते हैं, और उससे पहले ये आप सुनिए इसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो वो भी सुनिए दोस्तों। इसमें एम्पियर का नियम काम करता है, कौन सा नियम, एम्पियर का रूल काम करता है। और पूछो इसका दोस्तों यूज कहां पर किया जाता है, सुनना दोस्तों, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, कौन से इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, या फिर दोस्तों इसके अलावा जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो गया है ना, कौन सा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपका देखिए जितने भी कंट्रोलिंग सिस्टम हो गया, या फिर दोस्तों टेलीफोन में, कहां पर, टेलीफोन में इसका यूज किया जाता है। अलग अलग क्षेत्र में यूज किया जाता है, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। टेलीफोन हो गया, मेडिकल लाइन के लिए, मेडिकल्स के लिए जो उपकरण तैयार किए जाते हैं उसमें, म्यूजिक के लिए जो उपकरण तैयार किए जाते हैं उसमें इसको लगाया जाता है। और फिर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक, लिखना, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम में भी इसको हम काम लेते हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम में भी हम इसको काम में लेते हैं। और इसके अलावा और लिखना, जो आपका कंट्रोलिंग सिस्टम है ना दोस्तों, कंट्रोलिंग सिस्टम में भी हम काम इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोलिंग सिस्टम हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया। और इसके अलावा दोस्तों जो आपकी कूलिंग सिस्टम होती है ना, तो कूलिंग सिस्टम में भी इस टोरॉइड का यूज किया जाता है। तो कई सारे इसका यूज है यार। इसके अलावा देखिए जो आपका एम्पलीफायर है ना, इस एम्पलीफायर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में भी यूज किया जा रहा है। और फिर जो आपका एयर कंडीशनर है, एसी है ना, एयर जो कंडीशनर होती है ना, एसी, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो कई सारे स्थानों में इसका यूज किया जाता है। अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन में आ जाए ना, तो आंसर आपका सही होगा, आप आंसर सही करना। BIS के अनुसार किसी AC सर्किट में लीकेज करंट का अनुपात कितना होता है। इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे हंसी आ रही है और आपको भी हंसी आने वाली है। BIS के अनुसार किसी AC सर्किट में लीकेज करंट का अनुपात कितना होता है, तो वो होता है माय डियर कितना, 1/5000वें भाग के बराबर। यानी कि मान लीजिए कोई एक आपकी AC सर्किट है ना, ये आपकी क्या है, ये एक AC सर्किट है, 250 वोल्ट पर ऑपरेट हो रही है। इसमें देखिए, इसमें जो फुल लोड पर करंट बह रहा है ना, वो मान लीजिए कि 80% करंट इसमें प्रवाहित हो रही है। तो इस 80% का ना, इस 80% का
0.02% दोस्तों अगर ये लीकेज हो जा रही है ना, तो दोस्तों नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये जो आपका एक्ट है ना दोस्तों, जो आपका एक्ट देखिए, जो आपका 1956 वाला नियम है ना, इसमें जो एक्ट बनाया गया है दोस्तों 48 एक्ट, इसमें यह बात कही गई है कि आपको आपके सर्किट में अगर 0.02% करंट लीकेज हो जा रहा है, अगर वो एसी सप्लाई है दोस्तों, इतना मान्य है, इतना क्या है, मान्य है ना। तो ये कहा गया है। और जो डीसी सप्लाई होगी ना, उसमें दोस्तों 1/2000वें भाग, यानी कि इसको परसेंटेज में निकाले तो 0.05% अगर इसमें लीकेज हो जाएगा करंट तो भी नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर इससे अधिक दोस्तों हो जाता है लीकेज ना, तो फिर क्या होगा वो सुनना। इस एक्ट में क्या कहा गया है, एक्ट 48 में क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें यह बोला गया है कि जो आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर जो है ना, अगर आपके घर में 1/5000वें भाग से अधिक लीकेज करंट अगर होता है और ऐसा वो पा गया, ऐसा मतलब आपका ये लीकेज करंट इससे अधिक हो रहा है और ये बात इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर को पता चल गया, तो आपके घर का जो मेन सप्लाई है ना वो काट सकता है। ये उसको अधिकार है ना। 1956 में जो एक्ट दोस्तों 48 है, उसमें ये अधिकार उसको दिया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है वो सप्लाई आपके घर का मेन सप्लाई काट सकता है। आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप कहीं पर भी दोस्तों वो करिए, कंप्लेन करिए, आपकी सुनवाई नहीं होगी, है ना। तो लीकेज करंट आपको ध्यान में रखना है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 3 फेज न्यूट्रल का कलर कोडिंग कैसा होता है, सुनना, इसका कलर कोडिंग कैसा होता है ना, वो चीज देखना दोस्तों आप, कैसे कैसे इसका कलर कोडिंग आया। सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले दोस्तों आर फेज आती है ना, ये आर आ गई। इसके बाद आती है दोस्तों वाई फेज, तो वाई फेज कहां से आती है, यू आ गई वाई फेज। फिर आती है आपकी बी फेज, तो बी फेज देखिएगा, यू आ गई बी फेज, है ना। ये है आर, ये है वाई, ये है बी, यानी कि जो अल्टरनेटर उत्पन्न कर रहा है पावर दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग पहले अल्टरनेटर आर को उत्पन्न करता है, फिर वाई को, फिर बी को। मान लीजिए कि अगर ये वाला पोर्शन आपका है 90 डिग्री पर, तो ऊपर कितना होगा, मान लीजिए इसका 50 पर है तो 45 डिग्री है ना प्लस का, और नीचे वाला माइनस का 45 डिग्री होगा। तो पहले देखिए 90 डिग्री पर जब आपका आर्मेचर घूमता हुआ जाता है रोटर का, तो कंडक्टर में जो चुंबकीय छेदन होता है वो अधिक होता है, तो तुरंत आर फेज उत्पन्न हो जाती है। फिर उसके बाद देखिए माइनस में जाती है तो वाई फेज, फिर प्लस में जाती है तो बी फेज, तो इस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो उसी के अनुसार दोस्तों गवर्नमेंट ने एक क्या बना दिया, स्टैंडर्ड बना दिया कि आर वाई बी न्यूट्रल, इस प्रकार से इसका फेज सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। तो क्या है, लाल लाल काला लाल, यार इसमें तो लाल ही लाल है ना, पीला काला, लाल पीला नीला काला, आर वाई बी न्यूट्रल। हाँ यार यही मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना है, लाल पीला नीला और काला होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डीसी में ये अलग होता है ना। फेज टू न्यूट्रल तथा फेज टू फेज इंसुलेटिंग केबल का जो इंसुलेशन प्रतिरोध IR होता है वो कितना होना चाहिए, तो दोस्तों 1 मेगा ओम होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये आपसे पूछूं कि सिंगल फेज है जो 250 वोल्ट जिस पर AC सप्लाई चल रही है, इसमें IR का मान कितना होना चाहिए दोस्तों, इसमें 25 मेगा ओम होना चाहिए। ये आपके लिए एक नया मटेरियल है, ये आपके लिए एक नई मसाला है। सिंगल फेज 250 वोल्ट AC पर अगर कोई दोस्तों सर्किट ऑपरेट हो रही है, तो उसमें IR का मान यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए 25 मेगा ओम तक होता है, ये इतना मान्य है ना। देखिए जो 1 मेगा ओम है ना, जब आपसे प्रॉपर ये पूछे फेज टू न्यूट्रल के बारे में तब 1 मेगा ओम करना, जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे सिंगल फेज वाली तब आपको करना है 25 मेगा ओम तक, आपको करेक्ट आंसर मानना है ना। ये 11000 वोल्ट है, सुनना, जो आपका 11000 वोल्ट अंडरग्राउंडिंग लाइन के लिए कितनी गहराई वाली गड्ढे की आवश्यकता पड़ेगी, ये शायद आपको इसका आंसर शायद तक पता होगा ना, 0 मीटर इसका आंसर होगा। सुनना, 1.1 केवी के लिए माय डियर कितना होता है, 0.75 मीटर, है ना। उसी के साथ में 11 केवी के लिए होता है 0.90 मीटर, और यहीं पर 33 केवी के लिए होता है 1.20 मीटर। ये सब किसकी है दोस्तों, अंडरग्राउंडिंग सिस्टम के बारे में बता रहा हूं, है ना। इसमें देखिए इसको फुट में बदलेंगे तो कितना आएगा, ये लगभग दोस्तों आ जाएगा आपका 2.5 फुट, है ना,
2.5 फुट आएगा और 0.90 मीटर में कितना आ जाएगा, ये लगभग दोस्तों 3 फुट के बराबर आएगा। लगभग मैं बता रहा हूँ दोस्तों 3 फुट और 1.20 मीटर ये लगभग 4 फुट के बराबर आएगी, है ना। कितना, लगभग ये 4 फुट के बराबर आएगी। तो इतना दोस्तों गड्ढा खोदा जाता है। इतना गड्ढा खोदने के बाद हम केबल को दबाते हैं, फिर अंडरग्राउंडिंग सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। एक से अधिक परिणामित्र को, सुनना दोस्तों, एक से अधिक परिणामित्र को अगर आपको सिंक्रोनाइजिंग करना है तो ऑपरेटर को कौन सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा, समान वोल्टेज रेट, समान फेज क्रम, फेज सीक्वेंस एक समान होना चाहिए, नहीं तो सिंक्रोनाइजिंग होने के बजाय शॉर्ट हो जाएगी। ट्रांसफार्मर के कोर को अक्सर लेमिनेट क्यों किया जाता है, इसका आंसर पहले ही मैं दे चुका हूं। फौकॉल्टो लॉस से बचने के लिए, फौकॉल्टो लॉस एडी करंट लॉस का ही दूसरा नाम है ना। नए नए नामों से दोस्तों आजकल प्रश्न बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, देखिए, आदर्श युक्त ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि उत्पन्न नहीं होती है, वो हानि है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हानि उत्पन्न नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि इसकी एफिशिएंसी 100% है, लेकिन ये सिर्फ जुबान तक है दोस्तों। कहां तक है, आदर्श जो है ना वो सिर्फ जुबान तक होती है, ये हकीकत और प्रैक्टिकल में नहीं होता। ट्रांसफार्मर एक प्रैक्टिकल उपकरण है, ये प्रैक्टिकल रूप से काम करना चाहिए, है ना। पोटेंशियल परिणामित्र को परिणामित्र के किस सीरीज में इसको रखा गया है, तो स्टेप डाउन के सीरीज में रखा गया है। किसमें, स्टेप डाउन के। देखना जो आपका दोस्तों, जो आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है ना माय डियर, ये 2 प्रकार के कुल होते हैं। कितने, 2। एक को हम कहते हैं सीटी और दूसरे को कहा जाता है पीटी। देखना जो सीटी है ना दोस्तों, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है। ये कौन सी है, स्टेप अप, और ये जो है ना ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन का क्या काम है आपको पता चल गया है। अब इसमें देखिए इसका दोस्तों जो सेकेंडरी वाइंडिंग की जो रेटिंग होती है ना दोस्तों, वो रेटिंग होता है 5 एम्पियर, है ना। कितना, 5 एम्पियर। और इसका होता है दोस्तों 110 वोल्ट। कितना, 110 वोल्ट सेकेंडरी का, है ना। तो इसका कहने का क्या मतलब है, 5 एम्पियर का क्या मतलब है, इसका मतलब यह होता है कि 5 एम्पियर रेटिंग वाला आप अगर एम्पियर मीटर लगाते हैं सीटी के सीरीज में, तो ये दोस्तों ये 100 एम्पियर तक करंट को ये माप सकती है। इसका मतलब ये होता है ना। आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल दोस्तों, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, देखिए 100, यानी कि हम टच कर दिए 100 तक, है ना। यदि कोई इलेक्ट्रीशियन धोखे से 3 कला ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से ऑन कर देता है तो क्या दुष्प्रभाव होंगे ना। कितना अच्छा इसको ट्रेनिंग दिया गया होगा, है ना। कितना अच्छा इसको ट्रेनिंग दिया गया होगा कि ये डीसी सप्लाई से ऑन कर दिया, वाइंडिंग बर्न हो जाएगी। सिंपल सी बात है, वाइंडिंग बर्न हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, इसका रीजन सुनना। जो ट्रांसफार्मर है इसकी जो रेटिंग होती है ना दोस्तों, वो होती है केवीए में, ना कि किलोवाट में, ना कि किलोवाट में। किलोवाट किसकी होती है दोस्तों, जो डीसी सप्लाई से ऑपरेट होते हैं उन्हीं के दोस्तों, उन्हीं उपकरणों का किलोवाट में रेटिंग रखा जाता है। और दूसरी बात, इसको ना दोस्तों वर्क करने के लिए ना इसको फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है। किसकी, फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है। और जो डीसी है ना दोस्तों, डीसी में क्या होता है, 0 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। जहां पर फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज की होती है वहां पर दोस्तों जो इंपीडेंस होता है ना, जो इंपीडेंस वो निम्न होता है। और इंपीडेंस क्या है, कंट्रोल करता है करंट को। अगर दोस्तों ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में इंपीडेंस निम्न हो गया डीसी करंट देने के दरमियान, तो उसमें क्या होगा, निम्न इंपीडेंस है तो करंट को कंट्रोल करने के लिए कोई कंपोनेंट है ही नहीं उस वाइंडिंग में, है ना। तो उस दरमियान का होगा कि डीसी का हाई करंट फ्लो होगा और वो हाई करंट दोस्तों क्या करा देगी, ट्रांसफार्मर की कॉइल को दोस्तों पूरी तरह से उसको जला सकती है ना। तो इसीलिए डीसी सप्लाई से दोस्तों कभी भी इसको ऑपरेट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों टोटल आज का 20 क्वेश्चन, है ना। 20 क्वेश्चनों से मैं आपको रूबरू कराया, एक एक क्वेश्चन आपके सामने से होकर गुजरा है। और आपका दोस्तों देखना, हर क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में ना, हर क्वेश्चन अपने आप में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन को लेकर के दोस्तों आगे बढ़ी है। इसमें भी दोस्तों कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो वायरिंग वाला क्वेश्चन बताया उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यानी कि कहने के लिए तो 20 क्वेश्चन है, लेकिन ये अपने आप में दोस्तों 50 क्वेश्चन से कम नहीं है। हर प्रश्नों का दोस्तों कंटेंट निचोड़ कर आपके नोटबुक तक पहुंचाया हूं। अब आप बताइए, महसूस करते हुए बताइए कि ये दिल से दिल तक की क्लास में आपको कितना आज सीखने को मिला जो कल तक आपको नहीं आ रहा था। मुझे उम्मीद है ये क्लास बहुत पसंद आया होगा। बिल्कुल दोस्तों, जो सेशन हमने लिया था ना वो
आरआरबी रेलवे वाला, उसको आप जरूर देखना। उसमें जो हमने डिस्कशन किया है ना, वो आपके फेवर में किया है, आपको बहुत पसंद आएगा। एक एक चीज के बारे में मैंने वहां पर बताया है, बात किया है, आपको वो सेशन बहुत पसंद आएगा, आप जरूर उसको देखना। तो चलिए कल फिर से लौट कर आना इस संघर्ष की दुनिया में। मैं दोस्तों फिर से 101 नंबर क्वेश्चनों से प्रश्नों को लेकर आऊंगा और उसका कंटेंट एक अलग अंदाज में दूंगा, है ना। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।